morning all. Welcome to IPHI YouTube channel. Today we are going to talk about proteins. ठीक है? So let us see what are proteins. Proteins are the most abundant organic molecules. मतलब ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले molecules हैं. ये plants में भी present रहते हैं, animals में भी होते हैं, humans में भी होते हैं. और अगर आप छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखो उसमें भी ये प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं. सो प्रोटीन्स फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ. मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये प्रोटीन्स बहुत एसेंशियल है. ठीक है, प्रोटीन्स के बगैर मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे हम उस सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ये ज़्यादातर पाए जाने वाले हैं कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स हैं. द टर्म प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस. तो ये जो प्रोटीन वर्ड है इसको किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका मतलब होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वाइटल है और इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल है हमारी लाइफ के लिए, इसीलिए दिस इज होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटियोस, जिससे हमने प्रोटीन का नाम डिराइव करा है. Berzelius, he was a Swedish chemist, suggested the name proteins to the group of organic compounds that are of utmost importance to life. ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म प्रोटीन दिया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? Berzelius. ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम है बर्जीलियस. नेक्स्ट, एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स. लेट अस सी कि उस प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है. सो प्रोटीन्स आर प्रिडोमिनेटली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 5 मेजर एलिमेंट्स. मतलब इस प्रोटीन को बनने के लिए 5 एलिमेंट्स की ज़रूरत है. उससे भी ज़्यादा है जो साइड बाय साइड उसके साथ हेल्प करती है, लेकिन 5 मेजर एलिमेंट्स हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना. तो आपको ये भी पता होगा ना हम इसको ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज कार्बन इन इट, है ना. जो भी कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं, राइट. सो कार्बन कितना है? 50 to 55%, हाइड्रोजन 6 से 7.3%, ऑक्सीजन 19 से 24%, नाइट्रोजन 13 से 19%, सल्फर 0 to 4%. तो ये इसके कॉम्पोजिशन है. इसके अंदर ये सारे 5 जो एलिमेंट्स है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है. इसके अलावा और इसमें क्या होता है? इसमें होता है फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक एक्सेट्रा. तो ये सारे उसके अंदर मतलब सारे नहीं होते, कोई ना कोई एक जो है उसके साथ एसोसिएटेड होता है. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. ये हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन है वो किससे बनता है. प्रोटीन्स जो है वो बनते हैं अमीनो एसिड से. ठीक है, अमीनो एसिड्स इसके स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं. अमीनो एसिड को जोड़ के हम बना सकते हैं प्रोटीन्स. ठीक है, और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड. आपने सुना होगा इसका नाम पेप्टाइड बॉन्ड, राइट. तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो अमीनो एसिड्स को जोड़ के रखता है और यही अमीनो एसिड के चेन जो एलोंगेट होते हैं आगे चल के वही प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है. सो प्रोटीन्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस. अगर हम प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अमीनो एसिड ही मिलेगा. उसको फॉर्म करने के लिए भी हमें अमीनो एसिड ही चाहिए था. अगर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे या हाइड्रोलाइज करेंगे तब भी हमें क्या मिलेंगे? अमीनो एसिड्स. ठीक है. सो दिस इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द प्रोटीन्स. हर प्रोटीन की ये कॉमन प्रॉपर्टी है और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तभी हम उसको प्रोटीन्स कहते हैं, क्योंकि उसको फॉर्म करने के लिए भी अमीनो एसिड चाहिए और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी, ब्रेक डाउन करने के बाद भी अमीनो एसिड रिलीज होते हैं. नाउ प्रोटीन्स को डिफाइन कैसे करें? प्रोटीन्स आर polymers of amino acid, alpha amino acids. As many as 300 amino acids occur in nature. मतलब हमारे नेचर में कम से कम 300 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं वो सिर्फ 20 हैं. देयर आर 20 स्टैंडर्ड नोन अमीनो एसिड्स. इनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका
जेनेटिक कोड हमारे पास है, हमारे जीन्स ये 20 अमीनो एसिड्स बना सकते हैं, इसीलिए इनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, सो ये अमीनो एसिड्स का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या करते हैं ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में। जैसे अगर मान लो जैसे आपके 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, 26 अल्फाबेट्स हैं, उससे आप डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो, राइट। उसी तरह इन 20 अमीनो एसिड से आप डिफरेंट प्रोटीन्स बना सकते हैं, उसको कंबाइन करके अलग अलग अमीनो एसिड्स के साथ उनका हर एक प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में हम उन अमीनो एसिड्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, अगर सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो वो प्रॉपर प्रोटीन जिसके लिए बना है वो नहीं बन पाता। अगर मैं कोई नाम लूँ जैसे कि प्रेरणा है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग प्रॉपरली उसमें PRERNA है, राइट, तो वो वर्ड्स उसमें जो लेटर्स हमने यूज करे हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज करे हैं, राइट। अगर हमने उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया या कोई अल्फाबेट डिलीट या ऐड कर दिया तो क्या होता है, वो जो नाम है वो हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, राइट। उसी तरह प्रोटीन्स का भी अपना सीक्वेंस होता है और वो सीक्वेंस कौन बना रहा है, अमीनो एसिड। अगर उसमें आप कोई अमीनो एसिड एक्स्ट्रा ऐड करोगे या कोई डिलीट करोगे या एक्सचेंज करोगे तो वो प्रॉपर आपका प्रोटीन नहीं बन पाएगा। गॉट इट? So this is because of the universal nature of the genetic code available for the incorporation of only 20 amino acid. यानी कि ये जो 20 अमीनो एसिड है ये कोड चाहे वो ह्यूमंस में या एनिमल्स में या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, सब में ये यूनिवर्सल कोड है। ठीक है, तो वो 20 जो जेनेटिक जो आपके अमीनो एसिड्स हैं उनका जो जेनेटिक कोड है वो सब यूनिवर्सल है, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। कितने हैं, 20। अब हम क्लासिफाई करते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम किससे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन फंक्शंस, मतलब जो प्रोटीन्स काम क्या करते हैं उनके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करेंगे। प्रोटीन्स परफॉर्म ग्रेट वेराइटी ऑफ फंक्शंस। प्रोटीन्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल कैटालाइटिक प्रोटीन्स, तो कैटालाइटिक प्रोटीन्स कैटालिसिस ऑफ द रिएक्शन, है ना। कैटालिसिस क्या होता है, कोई भी रिएक्शन को जल्दी से फेवर करके उसको प्रोडक्ट में बदलना, सबस्ट्रेट से उसे प्रोडक्ट में बदलना। कितने सारे हमने रिएक्शंस पढ़े, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा हमने, TCA साइकिल पढ़ा, उसमें आपने देखा कितने सारे स्टेप्स थे रिएक्शन के और उसमें एंजाइम्स भी थे, है ना। तो वो जो सारे एंजाइम्स आपने देखा है वो सारे क्या है, प्रोटीन्स हैं। वो एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स ही तो हैं। सो कैटालाइटिक प्रोटीन्स जो कैटालिसिस में हेल्प करते हैं जैसे कि एंजाइम्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि कोलाजन है, इलास्टिन है। अब हमने ये सुना है कि जो कोलाजन है ये हमारे बोन्स में होता है, ठीक है, और ये हमारे स्किन में भी होता है, ठीक है। तो कोलाजन हमारा एक स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए हेल्प कर रहा है। एंड इलास्टिन क्या है, इलास्टिन भी इस तरह का एक प्रोटीन है जो स्किन में होता है। सो दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करना। एग्जाम्पल जैसे आपका मसल्स होते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, है ना। तो मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन आपने देखा है कैसे ये प्रोटीन्स आपके कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स में हेल्प करते हैं, राइट। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या है, ये कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को या किसी भी मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जैसे हमने लास्ट क्लास में लिवर फंक्शन टेस्ट पढ़ते में हमने एल्बुमिन के बारे में पढ़ा था, जहां मैंने आपको समझाया था कि एल्बुमिन कैसे बिलिरुबिन को स्प्लीन से लेके लिवर तक ले जाता है। सो एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन ही तो है, वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। उसके अलावा हम हीमोग्लोबिन की भी बात कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे RBC में रहता है और उसका काम क्या है, आयरन को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, कैरी करना और ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, है ना। मायोग्लोबिन भी सिमिलर फंक्शंस लाइक हीमोग्लोबिन।
एल्बुमिन ट्रांसपेरेंट एक ऐसा प्रोटीन है जो आयरन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेशन का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन? मतलब ये आपको यही समझ आ रहा है ना, जनरल टर्म्स में मैं बताऊं, किसी भी चीज़ को ज़्यादा या कम ना होने देके उसको रेगुलेटेड वे में जो है हम उसको कैरी करते हैं, है ना। तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, इसी तरह किसी भी चीज़ को ना कम या ज़्यादा होने नहीं देते। जैसे कि आपके हार्मोन्स हैं, जैसे ACTH, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इंसुलिन, राइट, ग्रोथ हार्मोन्स। अब जैसे इंसुलिन की अगर हम बात करें, आप इंसुलिन आपने सुना होगा कि जैसे हम खाना खाते हैं तो जो ग्लूकोज लेवल राइज होता है इमीडिएटली खाना खाने के बाद, तो वो ट्रिगर करता है इंसुलिन को रिलीज करने में। तो इंसुलिन आके क्या करेगा, ग्लूकोज अपटेक करवाएगा और ब्लड से जो ग्लूकोज है उसका अमाउंट नॉर्मल करेगा, कम नहीं करेगा, बिल्कुल नॉर्मल रेगुलेटेड वे में कम करेगा, राइट। तो यहाँ पे इंसुलिन क्या कर रहा है, रेगुलेशन ही तो कर रहा है। किसका रेगुलेशन? ब्लड शुगर लेवल का रेगुलेशन। So that is why they are called as regulatory protein और hormones. नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक प्रोटीन्स। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा है तो आपने वहाँ पे सुना होगा कि हिस्टोन होता है, जो कॉइलिंग आपने सुना होगा, डीएनए का कॉइल होता है, उसके साइड में प्रोटीन्स लगे होते हैं, उसको हेल्प करते हैं, राइट। तो वो जो डीएनए के रिलेटेड में जो प्रोटीन्स है वो कौन से हैं? हिस्टोन्स, ठीक है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड मटेरियल आपका जो है उसके रिलेटेड जो भी प्रोटीन्स है वो हिस्टोन्स है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स भी आपने पढ़ा है, इम्यूनोलॉजी जब आपने पढ़ी होगी तो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा कि हमारे प्रोटेक्टिव प्रोटीन जैसे एंटीबॉडीज हैं, है ना। तो एंटीबॉडीज का काम क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स, जैसे कि माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, जो भी आ रहा है उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन कॉन्फर करता है ना। तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से आप जानते हो या एंटीबॉडी के नाम से जानते हो, तो वो भी क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। सो इम्यूनोग्लोबुलिन, इंटरफेरॉन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड को क्लॉट होने में जो हेल्प करते हैं वुंड के टाइम पे, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये सारे क्या है? प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स है। नेक्स्ट वी स्टडी classification of proteins based on composition and solubility. Okay, there are simple proteins. अब यहाँ पे हम 3 टाइप के प्रोटीन्स पढ़ेंगे। एक सिंपल प्रोटीन्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, कोई और नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है। दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या है? प्रोटीन के साथ जो है कोई भी और नॉन प्रोटीन कॉम्पाउंड उसके साथ एसोसिएटेड है। फिर क्या है? एक डिराइव्ड प्रोटीन भी है, ठीक है। यानी कि अगर आपका जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे, उसके जो भी पार्ट्स रिलीज होते हैं उस प्रोटीन से रिलीज हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं पेप्टाइड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स, है ना। तो वो सब क्या है? डिराइव्ड प्रोटीन्स, यानी कि एक बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ के बनाए गए प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो लेट अस सी अबाउट द सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे ओनली कंटेन अमीनो एसिड्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे ओनली कंटेन अमीनो एसिड, जैसे एल्बुमिन है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड कोagulated by heat. Human serum albumin has a molecular weight of 69,000 daltons. या example lactalbumin of milk and egg albumin. एल्बुमिन आपने सुना होगा, एल्बुमिन हम हमारे ब्लड में भी है, एग में भी एल्बुमिन होता है। तो एल्बुमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो सिर्फ केवल अमीनो एसिड से बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन से आपको क्या एग्जाम्पल याद आ रहा है? ग्लोबुलिन्स, can you try immunoglobulin, right? Yes. So these are insoluble in pure water but soluble in dilute salt solutions. They are coagulated. Coagulated का मतलब क्या? उनको हम क्लॉट जैसा कर सकते हैं, कोagulate कर सकते हैं। कैसे? बाय हीटिंग। आपने एग को बॉईल करके देखा होगा, एग का पहले जो वाइट पार्ट है वो बॉइलिंग से पहले कैसा होता है? स्टिकी होता है, लिक्विड ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन बॉइलिंग के बाद वो कैसे हो जाता है? वाइट सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाई इट इज हैपनिंग?
यहाँ पे कोगुलेशन, डीनेचुरेशन, ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो प्रोटीन के नेचर को चेंज कर सकते हैं। हीट करोगे, एसिड से ट्रीट करोगे तो प्रोटीन का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। प्रोटामाइंस, प्रोटामाइंस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटामाइंस? सो दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, प्रोटामाइंस वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स है एंड डाइल्यूट एसिड्स में भी सॉल्युबल है। दे आर नॉट कोगुलेटेड बाय हीटिंग, इनको हम कोगुलेट नहीं कर सकते। दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन रेसिड्यूज। आर्जिनिन एंड लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, तो बेसिक रेसिड्यूज इसमें ज्यादा है, तो सो दे आर स्ट्रॉन्गली बेसिक। ठीक है। हेंस दे कैन कंबाइन विद अदर एसिडिक प्रोटीन्स। प्रोटामाइन जिंक इंसुलिनेट इज अ कॉमन कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। यानी कि आजकल हम इंसुलिन को कमर्शियली बनाते हैं, तो उसका क्या नाम है, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिनेट। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंपल प्रोटीन्स में प्रोलामाइंस। क्या रहा है, प्रोलामाइंस। तो दे आर सॉल्युबल इन 70 to 80% अल्कोहल, ये अल्कोहल सॉल्युबल है। ठीक है, बट इन सॉल्युबल इन प्योर वाटर। अब प्रोलामाइन इसलिए बोला है क्योंकि ये प्रोलिन नाम के अमीनो एसिड्स में ज्यादा रिच है, बट दे लैक लाइसिन। ठीक है। एग्जाम्पल, जीन फ्रॉम कॉर्न, ग्लियादिन ऑफ व्हीट, हॉर्डिन ऑफ बार्ली। तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड रिच है, कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड लैकिंग है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लेक्टिन्स। लेक्टिन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय 30 to 60% अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट डाल के भी हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, है ना। दे आर प्रोटीन्स दैट हैव हाई एफिनिटी टू शुगर ग्रुप्स। लेक्टिन्स का एफिनिटी या अट्रैक्शन किसके साथ है, ज्यादा शुगर ग्रुप्स के साथ होता है। फाइटोहीमोग्लूटिनिन, अ लेक्टिन फ्रॉम फजियोल्स वल्गारिस, रेड किडनी बीन, agglutinates all RBCs and WBCs। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्लेरोप्रोटीन्स। स्क्लेरोप्रोटीन्स, दे आर insoluble in water, salt solutions and organic solvents and soluble only in the hot strong acids। ठीक है। They form supporting tissues जैसे collagen of the bone, है ना, strong hard tissue जैसे हैं, कार्टिलेज जैसे ये ईयर वाला बोन है, नोज वाला बोन है, कार्टिलेज होता है ना, टेंडॉन्स जो जोड़ता है बोन टू बोन, राइट। सो केराटिन ऑफ हेयर, हॉर्न्स, है ना, सींगे जो होते हैं उसके अंदर भी प्रोटीन होता है ना, वो। नेल एंड हूफ प्रोटीन्स, नेल में जो प्रोटीन होता है, तो ऑल दीज आर स्क्लेरोप्रोटीन। और ये भी प्रोटीन क्या है, सिंपल प्रोटीन्स है। ठीक है, इसके साथ कुछ और नॉन प्रोटीन नहीं जुड़ा है। Next we talk about conjugated protein. As the name says, ये प्रोटीन के साथ इसके साथ कुछ और भी जुड़ा है, नॉन प्रोटीन का। ठीक है। So they are combination of protein with a non-protein part called prosthetic group. अब यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन है उसको क्या बोलेंगे, prosthetic group। क्या बोलेंगे, prosthetic group। So conjugated proteins may be classified as, इसको कैसे क्लासीफाई करें, सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब यहाँ आपको नाम से क्या समझ आ रहा है, ग्लाइको आपने पढ़ा है अभी रिसेंटली, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ग्लाइको से क्या समझ आ रहा है, कंबाइन विद कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, है ना। सो दीज आर प्रोटीन्स कंबाइन विद कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये प्रोटीन्स कैसे कंबाइन होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेराइन, सेराइन और थ्रियोनाइन बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड है, जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड कहेंगे। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेराइन एंड थ्रियोनिन एंड अमाइड ग्रुप ऑफ आर्जिनिन, NH2 ग्रुप ऑफ आस्पराजिन एंड ग्लूटामाइन फॉर्म लिंकेजेस विद कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके लिंकेज बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन है, सेराइन एंड थ्रियोनिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एस्पराजिन का अमाइड ग्रुप, ग्लूटामाइन का अमाइड ग्रुप, ये सब फ्रीली अवेलेबल है कि वो कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन कर सके। इस तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं, आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस है,
सुना है आपने, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, राइट, किसी का ए बी है। वो किस वजह से है? क्योंकि जो आरबीसी होता है, आरबीसी के ऊपर ये एंटीजेंस प्रेजेंट रहते हैं। आरबीसी के ऊपर रहते हैं ना एंटीजेंस प्रेजेंट, किसी के ऊपर ए एंटीजन, किसी के ऊपर बी, किसी के ऊपर दोनों एंटीजन रहते हैं। तो वो एंटीजेंस जो है वो किससे बने हैं? ब्लड ग्रुप एंटीजेंस वो बने हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से। किससे बने हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से। सो when the carbohydrate content is more than 10% of molecule, the viscosity is correspondingly increased. They are sometimes known as mucoproteins और proteoglycans। अगर मान लो प्रोटीन से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है ना ग्लाइकोप्रोटीन बनने के लिए। अगर प्रोटीन ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम है, इस तरह का एग्जाम्पल हम देखते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन में। और अगर प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाता है, तब क्या है? उसको हम बोलेंगे म्यूकोप्रोटीन्स या फिर प्रोटियोग्लाइकेंस। ठीक है, ये प्रोटियोग्लाइकेंस हम कहाँ देखते हैं बता सकते हैं? नैग एंड नाम पढ़ा है आपने बैक्टीरिया के सेल वॉल में, नैग एंड नाम है ना, तो वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइपोप्रोटीन्स। आपने लाइपोप्रोटीन सुना है? क्या है बता सकते हैं आप लाइपोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल? LDL, HDL, VLDL, आपने सुना है ना ये सब? ठीक है, so these are proteins which are loosely combined with the lipid components। अगर प्रोटीन आपका लिपिड के साथ कंबाइंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइपोप्रोटीन्स। so they are occur in the blood, जैसे ये लिपोप्रोटीन्स ब्लड में होते हैं और इवन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया था बेस्ड ऑन फंक्शन, हमने बोला था न्यूक्लिक एसिड के साथ एसोसिएटेड है, हिस्टोन्स का हमने एग्जांपल लिया था, राइट। तो दीज आर प्रोटीन्स दैट आर अटैच्ड टू न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स अगर न्यूक्लिक एसिड से अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन। उसका एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस करा है, हिस्टोन्स। क्या है न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जांपल? हिस्टोन्स। तो द डीएनए कैरीज नेगेटिव चार्ज, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटीन हिस्टोन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंटरैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोप्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स? क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो से क्या समझ आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमो? क्रोमा मीन्स कलर ना, राइट। So these are proteins with colored prosthetic groups। Colored groups क्या है? जैसे हीमोग्लोबिन, ये रेड पिगमेंट है, आरबीसी में प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन, हीम, रेड। फ्लेवोप्रोटीन्स जैसे राइबोफ्लेविन, ये येलो कलर का कंपाउंड है। विजुअल पर्पल, विटामिन ए, ठीक है, पर्पल एंड आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोप्रोटीन्स। ठीक है, जैसे ये रोडोप्सिन आपने सुना होगा, रोडोप्सिन है ना, जो रॉड्स में प्रेजेंट रहता है रोडोप्सिन, और आपको डार्क विजन में हेल्प करता है देखने। ठीक है, सो दोज आर क्रोमो। नेक्स्ट इज फॉस्फोप्रोटीन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेम फॉस्फोप्रोटीन? यस, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल दैट इज अटैच्ड विद द प्रोटीन। सो दीज कंटेन फॉस्फोरस। जैसे मिल्क का प्रोटीन होता है केसिन, आपने सुना है केसिन? मिल्क का जो प्रोटीन है उसको क्या बोलते हैं? केसिन। ठीक है, casein of milk and vitelline of egg yolk। So these are examples for the phosphoprotein। मतलब milk is also good source of calcium and also phosphorus। ठीक है, so the phosphoric acid is esterified to the hydroxyl group of serine and threonine residues of proteins। Next we talk about metalloproteins। मेटालोप्रोटीन्स कंटेन मेटल आयंस। इसमें क्या होता है? मेटल आयंस इनके साथ एसोसिएटेड है। एग्जांपल जैसे हीमोग्लोबिन है, इसके साथ आयरन एसोसिएटेड है। साइटोक्रोम है, जो आपने ईटीसी में देखा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, है ना, आयरन है वहां पर। उसमें टायरोसिनेज है विच इज लिंक्ड विद द कॉपर, एंड कार्बोनिक अनहाइड्रेज दिस इज एन एंजाइम व्हिच हैज जिंक इन इट। ठीक है,
So let us see the examples of the conjugated proteins. अब यहाँ पर जो हमने डिस्कस करा था हीमोग्लोबिन, प्रोटीन पार्ट क्या है? ग्लोबिन। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? हीम। न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन पार्ट क्या है? हिस्टोन। प्रोस्थेटिक डीएनए। रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन वो विजुअल पर्पल जो हमने बोला था उसका प्रोटीन पार्ट ऑप्सिन है, और उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप 11 सिस रेटिनॉल, यानी कि दिस इज द विटामिन ए दैट इज प्रेजेंट। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, आपने टीसीए साइकिल में इसका देखा था एक्शन। इसमें प्रोटीन पार्ट एंड राइबोफ्लेविन जो है वो एफएडी है, ठीक है। फेरिटिन, फेरिटिन में एपोफेरिटिन है जो प्रोटीन पार्ट है, एंड आयरन जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेरिलोप्लाज्मिन है प्रोटीन पार्ट, एपोसेरिलोप्लाज्मिन एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉपर, ठीक है। लास्टली वी टॉक अबाउट डिराइव्ड प्रोटीन्स। अब हमने सिंपल प्रोटीन देख लिया, कॉन्जुगेटेड देख लिया, अब इसमें क्या है? डिराइव्ड प्रोटीन्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिराइव्ड प्रोटीन? जैसे मैंने बताया कि आपके जो सिंपल प्रोटीन्स है या फिर आपके जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है, अगर हमने इनको ब्रेक डाउन करा, ठीक है, तो हमें इसमें से क्या मिलेगा? पेप्टोन्स मिलेंगे, फिर उसको ब्रेक डाउन करोगे तो पेप्टाइड्स मिलेंगे, फिर लास्टली उसको भी ब्रेक डाउन करोगे तो अमीनो एसिड। तो इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे? डिराइव्ड प्रोटीन्स। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द शेप, शेप के बेसिस पर भी हम क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास दो शेप्स होते हैं, एक होता है ग्लोबुलर और दूसरा होता है फाइब्रस। जो ग्लोबुलर होता है वो प्रोटीन ग्लोब्यूल के फॉर्म में होता है, स्फेरिकल होता है या ओवल शेप में होता है, ठीक है। दे आर इजीली सॉल्युबल, आसानी से ही सॉल्युबल हो सकते हैं, जैसे कि आपका आल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, प्रोटमाइन है, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एलोंगेटेड होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये कोलेजन है, इसमें ये फाइब्रस प्रोटीन है और ये एलोंगेटेड या फिर मीडियम शेप में है। तो देयर सॉल्युबिलिटी इज मिनिमल। इस तरह के प्रोटीन्स कम सॉल्युबल है, ग्लोबुलर प्रोटीन ज्यादा सॉल्युबल है, और ये प्रोटीन्स डाइजेशन में आसानी से हेल्प नहीं करते, डाइजेस्ट नहीं होते, जैसे कि कोलेजन है, इलास्टिन है, केराटिन है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब क्या? अब आपको अगर आपने मुझसे पूछा मैम बताओ कौन सा ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें सारे अमीनो एसिड्स हो और जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, है ना। सो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल वैल्यू मैं आपको बताऊंगी न्यूट्रिशनली रिच प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, ठीक है, चेंज द स्लाइड प्लीज, एंड पुअर प्रोटीन्स। बैक, सो न्यूट्रिशनली रिच प्रोटीन्स they are also called as complete proteins क्योंकि इसमें सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स भी इनको कहते हैं। So they contain all the essential amino acids in the required proportion. On supplying this protein in the diet, the children will grow satisfactorily. Example, casein of milk. Milk is a complete protein, आपने सुना होगा, है ना। Next, incomplete proteins. अब हम देखते हैं incomplete proteins क्या है। They lack one essential amino acid. इसमें कोई ना कोई एक अमीनो एसिड लैकिंग रहता है जो हमारे लिए एसेंशियल होता है। They cannot promote body growth. अगर हम यही प्रोटीन खाएंगे तो इससे हमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाएंगे, तो वो लैकिंग है किसी ना किसी अमीनो एसिड से, उसकी रिलेटेड डिफिशियंसी भी हो सकती है। But may be able to sustain the body weight in adults. Protein from pulses deficient in methionine. आपने पल्सेस दाल वाल खाते हो उसमें methionine नहीं होता। While proteins of cereal, जैसे चावल आप ले रहे हो उसमें होता नहीं है लाइसिन, ठीक है। तो हम इसलिए दाल चावल को कंबाइन करके खाते हैं ताकि उसमें नहीं है जो वो इसमें मिल जाए, इस चावल में जो नहीं है वो हमें दाल में मिल जाए, राइट। सो इफ बोथ ऑफ देम आर कंबाइंड इन द डाइट, एडिक्वेट ग्रोथ में बी ऑब्टेन्ड। गॉट इट? नेक्स्ट, पुअर प्रोटीन्स, ऐसे फूड्स जिसमें अमीनो एसिड्स कम है या प्रोटीन्स जो है वो कम है। They lack many essential amino acids. बहुत सारे essential amino acids उसमें नहीं होते, and a diet based on these proteins will not even sustain the original body weight. अगर यही खाएंगे तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं फुल होगी। Example, zein from corn. They lack tryptophan and lysine. Thank you.